नमस्कार दोस्तों। पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के विपक्ष के व्यवहार के बारे में। दोस्तों, आज आप देखते हैं कि देश का विपक्ष इस समय किस तरह का व्यवहार इस देश की जनता के साथ कर रहा है। इस देश का विपक्ष किस तरह का व्यवहार, अराजक व्यवहार लगातार देश की जनता को दिखा रहा है और इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण जो मुझे समझ आता है वो आता है कि आज का विपक्ष वो विपक्ष है कि जिसकी कोई भी स्पष्ट विचारधारा नहीं है और किसी भी विचारधारा का ना होना इनके विध्वंसात्मक मानसिकता का सबसे बड़ा कारण है। एक तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी स्थापना के समय से अपनी एक विशेष विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है, लगातार उसका पालन करती है और अपनी विचारधारा पर आज भी अडिग है। वो अपनी विचारधारा के साथ चुनावों में जाती है, जनता को अपनी विचारधारा के बारे में बताती है। जिस जनता को उसकी विचारधारा समझ आ जाती है वो जनता उसके साथ जुड़ जाती है और उसको वोट करती है। तो जनता तो शुरू से ही विचारधारा वाली पार्टियों को पसंद करती है। जब तक किसी नेता की विचारधारा का पता ही ना हो तब तक जनता आखिर उसे चुने तो किस लिए चुने। ये छोटी सी बात इनको समझ नहीं आती है। कभी कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी हुआ करती थी और ये वो दौर था जब इस देश को आज़ादी नहीं मिली थी। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उसने भी अपनी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं रखी। कांग्रेस को यदि आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि कभी तो उसकी विचारधारा समाजवादी हो जाती थी, कभी उसकी विचारधारा इस्लामिक सोच वाली हो जाती थी, कभी उसकी विचारधारा तुष्टीकरण की हो जाती थी, तो कभी उसकी विचारधारा पर वामपंथ की स्पष्ट छाप दिखाई देने लगती थी। तो उसी का नतीजा ये रहा कि कोई स्पष्ट विचारधारा ना होने, यानी कि एक खिचड़ी विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी किस तरह धीरे 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 रसातल में पहुंच जाती है, उसका उदाहरण है कांग्रेस पार्टी। अब उसके बाद आप देखिए कि इस कांग्रेस के अलावा जितने भी दल आज विपक्ष में हैं, इनमें से ज्यादातर दल आज उस मन स्थिति में हैं जिसको कहा जाता है सुल्तान बिन सल्तनत, यानी कि ऐसे लोग जिनकी सल्तनत जा चुकी है लेकिन वो अभी भी खुद को सुल्तान मानकर चल रहे हैं और उनके अंदर इस कदर की एक कल्पनाओं में खोए रहने की एक आदत लग गई है कि वो खुद को सुल्तान से कम मानने के लिए तैयार नहीं है। आज के नेताओं में आप देखेंगे तो ये सब वो लोग हैं कि जो राजनीति में अपने पुरखों की वजह से हैं। कोई अपने बाप की वजह से है, तो कोई अपनी दादी की वजह से है, तो कोई अपने नाना की वजह से है। इसी तरह से आज की राजनीति में जितने विपक्ष के आपको मुख्य नेता दिखाई देंगे उनका यही पृष्ठभूमि है। आप देखिए, ये विचारधारा ना होने का ही कारण है कि इनके विचार इस कदर के विध्वंसात्मक हो चुके हैं कि सत्ता के लिए, कि खुद की सत्ता जाने के लिए ये एकमात्र मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं। ये कभी खुद के अंदर झांक कर नहीं देखते कि आखिर तुम्हारे कैसे क्रियाकलाप रहे, आखिर तुम्हारे राजकाज का वो कैसा तरीका रहा, आखिर तुम्हारे वो कौन से कुकर्म रहे कि जिनके चलते जनता ने तुम्हें नकार दिया। वही राज करने के लिए आपको भी कम समय तो नहीं मिला। आप देखिए, अखिलेश यादव को राज करने के लिए पूरे 5 वर्ष मिले। उन 5 वर्षों में आप इनका लेखा जोखा उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनके कार्य करने की क्या स्टाइल रही। इनके राजकाज के समय किस तरह से आपराधिक तत्वों को प्रश्रय दिया गया, किस तरह उनका मनोबल बढ़ाया गया, किस तरह से दूसरी अन्य जाति बिरादरियों को इन्होंने प्रताड़ित किया। उसका एकमात्र कारण था कि इनके दिमाग में किसी ने ये बात बैठा दी थी
कि भाई आपके पास इतने परसेंट मुस्लिम वोट और इतने परसेंट आपकी जाति का वोट मिल गया है, तो आप सत्ता के लिए पूरी तरह से काबिल हो गए हैं और अब आपको सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। उसी का नतीजा था कि ये सत्ता के नाम पर अपनी मनमानी करते रहे, जनता कभी इनके एजेंडे में नहीं रही, और उसी का कारण है कि स्पष्ट विचारधारा वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प मिलते ही प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी सरकार को नेस्ता नाबूद कर दिया, चुनावों में उन्हें हरा दिया और उनको घर बैठा दिया। और एक बार नहीं, बार बार लगातार जनता उनको ये मैसेज देती रही है कि हम आपकी उस समय की कार्य प्रणाली से ना तब खुश थे और ना ही आज जो आप अपने अपने विचार दिखा रहे हैं, आज जो आप जिस तरह के क्रियाकलापों में लिप्त हैं, ना ही हम उससे खुश हैं। अब आप देखिए कि सनातनी वोट उत्तर प्रदेश में कोई कम तो नहीं है, लेकिन सनातन को नीचा दिखाने का, उस सनातन के खिलाफ षड्यंत्र करने का कोई भी मौका अखिलेश यादव जैसे नेता चूकते नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ के विषय में ही आप देख लीजिए, पिछले लगातार 1 महीने से अखिलेश यादव कुंभ के बारे में किस तरह का विश्वमन करते रहे हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो लगातार ट्विटर पर बोलते रहे हैं, वो लगातार टीवी चैनलों पर बोलते रहे हैं, वो हर तरह से अपने विचार इस तरह के रखते रहे हैं कि वो तुष्टीकरण में इस कदर के पगला गए हैं कि वो सनातन का किसी भी स्तर तक अपमान करने के लिए तैयार है। यही हाल यही हाल आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, वहां भी यही चल रहा है। यही हाल आप बिहार में तेजस्वी यादव का देख लीजिए, यही हाल आप दक्षिण के अंदर उदयनिधि स्टालिन का देख लीजिए। अब आप देखिए कि सनातन को लगातार गालियां देकर तुष्टीकरण के नए नए कीर्तिमान स्थापित करके ये लोग इससे ये भी कल्पना करते हैं कि जनता इनको वापस सत्ता में ले आएगी, इनको सत्ता में बैठा देगी। आज इन लोगों को इतने भी समझने की शक्ति इनके अंदर नहीं बची है या सामर्थ्य नहीं बची है कि ये बदलती हवाओं का रुख भाप सके। ये किस बात के नेता है, ये किस चीज को आखिर मानकर चलते हैं कि जनता ने यदि इनको एक बार सत्ता सौंप दी थी, जनता द्वारा सौंपी गई सत्ता के ये एक तरह से प्राकृतिक अभिभावक हो गए, यह सत्ता इन्हीं के लिए बनी है, जनता को इन्हीं को वोट करना चाहिए। इसी गलत फहमी में ये लगातार इस तरह का व्यवहार करते हैं और अपने अंदर किसी तरह का सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। तो आने वाले समय में विचारधारा विहीन पार्टियों का जो भविष्य होना है, वो भविष्य इनका होना बिल्कुल तय है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि विचारधारा विहीन पार्टियां किसी तरह से एक बार सत्ता में तो आ सकती हैं, लेकिन जब उनकी कलई उतरती है तो वो समय उनके लिए सबसे ज्यादा दुखदायी होता है। इसी तरह से आप देखिए दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति को बदलने के नाम पर एक फर्जी आंदोलन के तहत दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए और बहुत ही जल्द, चूंकि विचारधारा उनकी कुछ थी ही नहीं, इसीलिए बहुत ही जल्द उन्होंने खुद को दूसरे नेताओं की तरह बना लिया और उल्टा ये कहिए कि दूसरे नेताओं से भी कई कदम आगे बढ़कर उन्होंने इस तरह से राजनीति करने की कोशिश की। नई राजनीति के नाम पर उन्होंने इस तरह की दूषित राजनीति को जन्म दिया कि जो भारत की जनता तो कम से कम स्वीकार नहीं कर सकती। आज उसी का नतीजा है कि इतना प्रचंड बहुमत 2-2 बार देने के बाद जब जनता ने देखा कि इस आदमी की कथनी और करनी में इतना फर्क है, तो उन्होंने उस व्यक्ति को भी नेस्ता नाबूद करने में, उसे आसमान से उतारकर जमीन पर ला पटकने में जरा भी देरी नहीं की। इस चीज का सबक भारत की राजनीति में इस समय जितने भी ये सुल्तान बिन सल्तनत जैसे विपक्षी नेता घूम रहे हैं, इनको इस चीज से सबक लेने की बहुत जरूरत है कि अंत तो गत्वा देश के राजनेता कौन होंगे, देश की सत्ता कौन संभालेगा,
इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता करेगी। और भारत की जनता बहुत तेजी से बदल रही है। भारत की जनता आजादी के समय वाली जनता नहीं रही है। भारत की जनता में लगातार शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, उसके सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है। आज उसके पास इंटरनेट जैसे माध्यमों से सूचना पाने के असीमित अवसर हैं। आज किसी भी झूठ को पकड़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इन नेताओं को जो आज भी पुराने टोटकों के तहत दोबारा से सत्ता में आना चाहते हैं, उनको अपने व्यवहार को बदलने की सख्त जरूरत है। वरना हर चुनाव के बाद ये देश का वातावरण ईवीएम के नाम पर या कभी प्रशासन की बेईमानी के नाम पर दूषित करते रहेंगे। और जनता इन चीजों से अब आजी जा चुकी है। इसलिए देश के विपक्ष का अब ये फर्ज बनता है कि वो किसी विचारधारा से बंधकर किसी विचारधारा के तहत राजनीति करें और देश की जनता को झूठ के नाम पर, अफवाहों के नाम पर बरगलाना बंद करें। अन्यथा आने वाला भविष्य उनके लिए कतई उज्जवल नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल के केस को देखकर वो समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।